हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ गणेश राणा कोटी। हमने प्रैक्टिस पेपर्स बनाए हैं उन बच्चों के लिए जो 12th में हैं और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये सेकंड प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन सी है। सेक्शन ए और बी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सेक्शन सी में 9 क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस हैं और 17 to 25 16 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सेक्शन ए में 14 क्वेश्चंस थे, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चंस थे केस स्टडी वाले, सेक्शन सी में 17 से 25 तक 9 क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो शुरू करते हैं। 17th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली विद सेम काइनेटिक एनर्जीज, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। मतलब एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं परपेंडिकुलरली। मतलब ऐसे मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास अंदर की तरफ है, ठीक है, इनटू द पेपर। तो प्रोटॉन एंटर करता है और अल्फा पार्टिकल भी एंटर करता है। यहाँ पे मान लेते हैं एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल, दोनों एंटर करते हैं। उन दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो अब पूछा क्या उसने, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियाई। तो अब देखो, जब भी हमने पढ़ा है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है परपेंडिकुलर, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वो सर्कल पे घूमता है, ऐसा सर्कल में जाता है, ठीक है। तो दोनों ही सर्कल पे जाएंगे, लेकिन उन दोनों के रेडियस अलग हो सकते हैं क्योंकि ये इसके ऊपर चार्ज, उसका मास, इसका चार्ज, अल्फा पार्टिकल का चार्ज और मास अलग है, तो हो सकता है रेडियस भी अलग हो। तो वही पूछ रहा है कि रेशियो कितना है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mp/v² स्क्वायर, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, और इक्वल टू हाफ m∝v∝ का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ तो कट गया। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ये 1 AMU के बराबर होता है, तो मास ले लेते हैं m, ठीक है। और अगर प्रोटॉन का मास हमने m ले लिया तो m∝ क्या हो जाएगा, अगर हमने प्रोटॉन का मास m ले लिया तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाता है 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन। ये हमें पता होना चाहिए कि 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है। अब वेलोसिटी ये देख लेते हैं, वेलोसिटी तो हमें पता नहीं है, वो निकल जाएगी। तो mvp² इक्वल टू यहाँ पे हमने 4 ले लिया था ना, 4 टाइम्स हो जाएगा प्रोटॉन का, तो v∝², तो हमारे पास आ जाएगा vp² अपॉन v∝² इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 4m अपॉन m। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट ले लेंगे, तो vp अपॉन v∝ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। अब रेडियस हमें पता है, फॉर्मूला ये होता है रेडियस का फॉर्मूला कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो सर्कुलर पाथ पे जाता है और उसका रेडियस होता है mv/qb, ठीक है। तो मास यहाँ पे ये रेडियस का फॉर्मूला है, तो इसमें हम पहले रेडियस ऑफ प्रोटॉन निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, mv मास ऑफ प्रोटॉन, मास वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होता है E, और मैग्नेटिक फील्ड तो चलो C हमने ले ली B। अब रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, m∝v∝ अपॉन चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल होता है 2E, ये भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है, इनटू B। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन पे जो चार्ज है, और उसका मास होता है अल्फा पार्टिकल का 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पे ये rp हो जाएगा, इसका हमने m ले लिया था, और vp को vp रहने देते हैं, और eb, और r∝ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4m∝v∝ अपॉन 2eb। अब इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं, रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू mvp/eb, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 4m∝, ऊपर चला जाएगा ये 2eb, ठीक।
अब देखो EV तो कट गया, MM कट गया, और VP अपॉन V अल्फा हमने निकाला है, कितना है, ये 2 है। तो VP अपॉन V अल्फा ये 2 है, तो 2 इंटू 2 अपॉन 4, क्योंकि ये भी तो 2 है ना और यहाँ पे 4 है, तो VP अपॉन V अल्फा कितना हो गया, 2 इंटू 2 अपॉन 4, तो ये तो पूरा कट गया, तो ये 1 आ गया। तो रेडियस जो होगा इनका वो सेम होगा, मतलब रेशियो 1 होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 18th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है इन मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट अकर्स एट 50 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द इंक्रीज और स्लैश डिक्रीज इन द बैलेंस पॉइंट रीडिंग इफ वन ऑफ द रजिस्टर इज ट्रिपल्ड। मतलब मीटर ब्रिज ऐसा होता है हमारा, एक रेजिस्टेंस होता है यहाँ पे और एक रेजिस्टेंस ऐसे होता है, इसको बोल देते हैं R, और ये S, और ये ऐसे लग जाता है एक मीटर वायर पे, 1 मीटर की लेंथ होती है ये टोटल, ठीक है, और इसके अक्रॉस ऐसे एक बैटरी लग जाती है, ठीक है। तो उसमें बोल रहा है कि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है और उससे हम नल पॉइंट ढूंढते हैं, बैलेंस पॉइंट। तो फिर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अभी हमारे पास बैलेंस पॉइंट आता है 50 सेंटीमीटर पे, मतलब ये 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, मतलब ये भी 50 हो गया, ये 50 हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि मीटर ब्रिज में हमें फॉर्मूला पता है, इसको ले लेंगे L1 और ये L2, तो R इंटू L2 इक्वल टू S इंटू L1, ये हमें पता है। मीटर ब्रिज की कंडीशन है जब यहाँ पे बैलेंस पॉइंट आता है नल डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि ये 50 सेंटीमीटर है, ये भी 50 है, L1 और L2 तो बराबर है, ये तो कट गए, तो R इक्वल टू S। तो इस कंडीशन में अभी R और S बराबर हैं, ठीक है। आगे क्या बोलता है, व्हाट विल बी द इंक्रीज और डिक्रीज इन द बैलेंस पॉइंट रीडिंग इफ द वन ऑफ द रजिस्टर इज ट्रिपल्ड। मतलब इनमें से एक रजिस्टर को हमने क्या कर दिया, ट्रिपल कर दिया, ठीक, ट्रिपल। तो किसी को भी कर लेते हैं ट्रिपल, मान लेते हैं कि S को हम ट्रिपल कर देते हैं, मतलब क्या कर देते हैं, R और S तो बराबर ही है ना, ये R इक्वल टू S है, तो इसको कर दिया हमने ट्रिपल। तो नया डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे ऐसा बना लेते हैं, अगर ये R है और ये 3R कर दिया, क्योंकि अभी तो देखो दोनों तो रेजिस्टेंस बराबर है ना, इसको R लेंगे तो ये भी R ही है, लेकिन अब हम ट्रिपल करेंगे तो इसको R से 3R कर दिया हमने, ठीक है। वही है मीटर ब्रिज, मीटर वायर, और यहां से गैल्वेनोमीटर, और फिर कहीं पे नल पॉइंट आएगा, बैटरी जोड़ रखी है, ठीक। तो मान लेते हैं कि X पे आता है हमारा क्या, X पे आ जाता है बैलेंस पॉइंट, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स, मतलब 1 मीटर माइनस एक्स, पूरी 1 मीटर की लेंथ है ना ये, मीटर ब्रिज में 1 मीटर होता है, तो ये अगर हमने x ले लिया तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब सेम फॉर बैलेंस पॉइंट एट नल पॉइंट, ऐसे बोलते हैं, एट नल पॉइंट या नल डिफ्लेक्शन या बैलेंस पॉइंट या बैलेंस्ड मीटर ब्रिज कंडीशन पे क्या होगा, R इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3R इंटू एक्स। R तो कट गया, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 3x, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू 4x, तो x इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो ये 1/4 का मतलब 1/4 मीटर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100/4 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर। अब x अगर 25 सेंटीमीटर है तो फिर क्या होगा, 1 माइनस एक्स, मतलब एक अगर 25 है, दूसरा 75 हो जाएगा। इसने क्या पूछा था, व्हाट विल बी द इंक्रीज या डिक्रीज इन द बैलेंस पॉइंट, तो पहले 50 था, अब 25 हो गया, पहले 50 पे रीडिंग थी ना, अब 25 पे रीडिंग आ रही है, तो चेंज कितना आया, चेंज आ गया, मतलब ऐसे बोलेंगे चेंज इन रीडिंग कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर इक्वल टू 25 ही आ गया। 25 सेंटीमीटर इज द इंक्रीज या डिक्रीज इन द बैलेंस पॉइंट। ये इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब क्या है, अभी तो हमारी रीडिंग डिक्रीज हो गई, क्योंकि पहले 50 आ रही थी,
तो अब 25 पे पहुंच गई। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसमें ये थोड़ी बोला था कि कौन सा रेजिस्टेंस ट्रिपल किया है। अगर हम ये वाला ट्रिपल कर देते, ये वाला, तो फिर हमारा इंक्रीज हो जाती रीडिंग। ठीक है, तो इसीलिए उसने इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी बोल दिया, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया कि कौन सा रेजिस्टेंस ट्रिपल किया है। तो ये ऐसे ही करना है। ठीक है, तो चेंज इन रीडिंग बोल सकते हैं, इतना हो गया 25 सेंटीमीटर। तो ये डिक्रीज हो गया अगर हमने ये लिया है 3R। अगर इसको 3R लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो 75 पे पहुंच जाएगा, वो भी कर सकते हैं। तो इतना करना काफी है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 19th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा is 1.8 millimeter and the distance between slits and screen is 2 meter. Find the angular fringe width. मतलब ये बोल रहा है कि हमारा जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्क्रीन के ऊपर मैक्सिमा और मिनिमा बनते हैं, तो कहीं पे यहाँ पे मान लो फिफ्थ मैक्सिमा है, फिफ्थ मैक्सिमा, और यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, तो फिर इन दोनों के जो बीच में जो गैप है ये कितना है, 1.8 mm, ऐसा उसने बोल दिया। और ये वाला डिस्टेंस स्लिट्स और स्क्रीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। तो हमें बताना है कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको यूज कर लेते हैं कि 1.8 mm दे रखा है। फिफ्थ मैक्सिमा के लिए क्या y होता है, y, इसको ले लेते हैं y1। यहां से देखो, यहां से फिफ्थ मैक्सिमा का जो y है उसको y1 ले लेते हैं और इसका y2 ले लेते हैं, जो फिफ्थ मैक्सिमा का y1 और फर्स्ट मिनिमा का y2। ठीक है, तो ये हमारा, ये इसको ऐसे बोल सकते हैं y1 माइनस y2 इक्वल टू 1.8 mm। mm मतलब 10 की पावर माइनस 3 मीटर। ठीक, y1 हमको पता है कि क्या कंडीशन होती है मैक्सिमा के लिए, ये होती है 5 लैम्डा d अपॉन छोटा d। ठीक है, ये होता है। और माइनस y2 फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, ये होती है लैम्डा dy 2d। ठीक है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा देखो, यह आ जाएगा 2d, यहाँ पे आ जाएगा 10 लैम्डा d माइनस लैम्डा d। ठीक, इक्वल टू 1.8 10 की पावर माइनस 3। अब क्या करें, ये 9 हो गया, 9 लैम्डा d बाय 2d इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, और d, कैपिटल D भी दे रखा है। कैपिटल D कितना है, ये रख देते हैं यहाँ पे, 9 लैम्डा 2 अपॉन 2d इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। 2 तो कट गया और 9 से भी कट जाएगा, यह आ जाएगा 0.2। तो लैम्डा बाय डी क्या आ जाएगा, 0.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, और हमारी एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, ये अल्फा बोल देंगे इसको, ये होता है बीटा बाय डी। मतलब इसको ऐसे लिख लो, फ्रिंज विड्थ अपॉन कैपिटल डी। तो फ्रिंज विड्थ होती है हमारी लैम्डा डी बाय डी, फिर कैपिटल डी से डिवाइड करेंगे तो लैम्डा बाय डी आ जाएगा। मतलब जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो लैम्डा बाय डी ही है। तो हमने जो ये निकाला है ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ ही होगी। ठीक है, तो यही हो जाएगी इक्वल टू एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ को हाँ यहीं लिख लेते हैं, यही हो जाएगी एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब ये थोड़े फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि मैक्सिमा की क्या कंडीशन होती है, मिनिमा की क्या कंडीशन होती है। मैक्सिमा की कंडीशन होती है एन लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, उसी को हमने यूज किया है। तो फिफ्थ मैक्सिमा है तो यहाँ पे 5 रख देंगे, और मिनिमा की कंडीशन ये होता है 4 मैक्सिमा। ठीक है, और मिनिमा की कंडीशन होती है 2n+1 लैम्डा डी बाई डी।
फॉर मिनिमा, ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 डाल देंगे, 5 डाल देंगे, और यहाँ पे n की वैल्यू 0 डाल देंगे, ठीक है। तो यही किया है हमने यूज़। फॉर्मूले आपको थोड़े पता होने चाहिए तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। और एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, लैम्डा बाय डी, ठीक है, वो ये होता है फ्रिंज विड्थ बाय कैपिटल डी। तो ये हमने निकाल लिया, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 20th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। मतलब एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस बना लेते हैं इसको, ठीक है, ऐसा। अब उसमें बोल रहा है कि जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज। अच्छा, रियल इमेज का मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इमेज होगी हमारी राइट हैंड साइड पे, ठीक है। तो देखो इसमें ऐसा मान लेते हैं, ये मान लेते हैं फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो एक्चुअली 2f होता है। जो सेंटर होता है वो डबल ऑफ फोकल लेंथ होता है, ठीक है। ये सेंटर है, ये वाला, इसको c नाम दे दो, ये फोकस है, f नाम दे देते हैं। तो ये लेंथ है, यहां से हटा देते हैं इसको, ये लेंथ मान लेते हैं कितनी, ये फोकल लेंथ होगी। तो ये कितनी हो जाएगी, सेंटर कितना दूर होगा, 2f दूर होगा, ठीक है। अब यही ऐसा ही फोकस, इसके दो फोकस होते हैं, एक इधर और एक उधर। तो इधर हो गया आपका ये f, ठीक, और जिसकी लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ यहाँ पे भी f ही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 2f पे ही होगा, ठीक है। ये ऐसे बना लेंगे। तो अब देखो ये है कि मान लो कि ऑब्जेक्ट आपका इस तरफ है, ये तो पक्की बात है कि रियल इमेज उसने बोल दिया, तो जो इमेज होगी हमारी वो इसी साइड बनेगी, राइट हैंड साइड। अगर ऑब्जेक्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड तो इमेज होगी राइट हैंड साइड, तभी वो रियल बनेगी, ठीक है। तो मान लो कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता हमारा, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर होता काफी मतलब सी के पीछे, तो फिर ये कहाँ पर होगा, इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी। इसको अभी मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, मान लो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। ये तो हमें पता है ना, अगर इन्फिनिटी पे इमेज होती है तो फोकस पे इमेज, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो फोकस पे इमेज बन जाती है। तो इनके बीच में डिस्टेंस तो काफी ज्यादा है, ठीक है। अब ये अगर धीरे धीरे सेंटर की तरफ आएगा तो ये जो इमेज होगी, यहां पे मैं बना लेता हूं, चलो। अगर ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो यहां पे इमेज बनेगी फोकस पे, और अगर वो धीरे धीरे आएगा सेंटर की तरफ तो ये इमेज किस तरफ जाएगी, ये सेंटर की, इस वाले सेंटर की तरफ जाएगी। तो अगर वो सेंटर पे पहुंच गया, मान लो सेंटर पे, एक मिनट दूसरे कलर से बना लेते हैं, अगर वो सेंटर पे पहुंच गया, ठीक है, तो इमेज कहां जाएगी, इमेज भी सेंटर पे बन जाती है दूसरे वाले पे, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए कि अगर ये सेंटर पे आ गया तो वो भी दूसरे वाले सेंटर पे इमेज बन जाती है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इमेज, ठीक। अब अगर ये ऑब्जेक्ट फिर फोकस की तरफ जाएगा तो ये इमेज कहां जाएगी, ये इमेज जाएगी इन्फिनिटी की तरफ। अगर ये फोकस की तरफ जाएगा तो इमेज जाएगी इन्फिनिटी की तरफ। तो हम ये बोल सकते हैं, मान लो ये फोकस पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट, तो इमेज इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी, ठीक, यहां पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब सेंटर पे था तभी वो सबसे दोनों पास में थे। जैसे जैसे वो, अगर वो सेंटर से पीछे की तरफ जाएगा तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, और जब सेंटर से फोकस की तरफ जाएगा तो ये जो इमेज होगी वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि कोई ये बोल सकता है कि अगर थोड़ा ऐसे, थोड़ा हम सेंटर और फोकस के बीच में रखें, सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां पर होगी, इमेज मान लो कि आप ये सेंटर और फोकस के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप है, तो जो इमेज मतलब आपने तो कितनी खिसकाया, मान लो सेंटर से आपने इधर खिसकाया 5 सेंटीमीटर, तो इमेज खिसक जाएगी 5 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो इनके बीच में तो डिस्टेंस बढ़ गया ना, समझ रहे हो ना बात को, कि मान लो कि आपने 5 सेंटीमीटर खिसकाया इसको सेंटर से आगे, तो इमेज खिसक जाएगी 5 सेंटीमीटर से ज्यादा, 15, 20, 25 सेंटीमीटर कुछ भी खिसक सकती है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज बढ़ गया, ठीक है। अब यहां पे देखो, अगर आप सेंटर से पीछे की तरफ ले जाओगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो क्या होगा,
तो इमेज खिसकेगी 5 सेंटीमीटर से कम इस तरफ, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाएगा? मिनिमम डिस्टेंस तभी होगा, देखो जैसे यहां पे अगर समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा देखते हैं इसको। मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है इस तरफ इन्फिनिटी पे, तो अभी फोकस पे बनेगा ना इसका इमेज, यहां पे अभी कितना डिस्टेंस है? बहुत ज्यादा है, ठीक है। मान लो कि आपने इसको खिसकाया और यहां पे कहीं लिया है, यहां पे लिया है कहीं, ठीक है। तो ये आपने तो बहुत ज्यादा खिसका दिया उसको, ऑब्जेक्ट को, लेकिन इमेज क्या उतनी ही खिसकेगी? नहीं, इमेज कितनी खिसकेगी? थोड़ी सी खिसकेगी, थोड़ी सी। आपने तो मान लो कि 50-100 सेंटीमीटर कितना भी खिसका दिया, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर होता है, बहुत दूर से आप लेके आए यहां तक, तो क्या वो, अगर मान लो 100 सेंटीमीटर आपने खिसकाए, तो क्या ये भी 100 सेंटीमीटर खिसकेगा? नहीं, ये कम खिसकेगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में गैप कम हो रहा है, ठीक है। अब सेंटर से अगर आप इस तरफ जाते हो, इधर खिसकाया आपने थोड़ा सा, ठीक है, 2-3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर खिसकाया, तो इमेज जो होगी वो यहां से किस तरफ खिसकेगी? पीछे की तरफ जाएगी, क्योंकि ये फोकस की तरफ जा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस की तरफ जा रहा है तो इमेज इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। अगर आपने 5 सेंटीमीटर खिसकाया तो फिर ये 5 सेंटीमीटर से ज्यादा खिसकेगा, ये हो सकता है 100 सेंटीमीटर खिसक जाए। तो देखो, अगर सेंटर से आप आगे की तरफ ले जाते हो ऑब्जेक्ट को, तो इमेज बहुत तेजी से भागती है इन्फिनिटी की तरफ। अगर आप सेंटर से पीछे ले जाते हो थोड़ा सा, मतलब पीछे ले जाते हो आप, ठीक है, तो सेंटर से ये फोकस की तरफ जाती है धीरे धीरे। इसका मतलब गैप बिटवीन सेंटर ऑब्जेक्ट एंड इमेज, अगर आप यहां से पीछे की तरफ ले जाओ चाहे आगे की तरफ ले जाओ, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज बढ़ेगा। तो मिनिमम कब होगा? मिनिमम तभी होगा जब सेंटर पे होगा, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन, ये हम एक्सपेरिमेंट में भी करते हैं, लेकिन आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर फोकस पे हम रखेंगे, ये सेंटर पे अगर हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज भी सेंटर पे ही बनेगी, ठीक है, दूसरे वाले पे। इसको हम फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, देखो 1/f इक्वल टू 1 कितना, ये कितना हो जाएगा, ये u कितना है, u है 2f, और माइनस ये -2f है क्योंकि u नेगेटिव है ना, -2f माइनस, दोबारा देखते हैं, फॉर्मूला बताता हूं, फॉर्मूले से करते हैं। देखो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f तो लो फोकल लेंथ तो कुछ भी होगी, f इक्वल टू 1/v कितना है, इमेज का बन रही है। अगर हम मानते हैं कि सेंटर पे रखा है तो सेंटर पे ही बनेगी, चेक कर लेते हैं क्या ऐसा होता है। v कहां पे बन रहा है, 2f, ठीक है, माइनस 1/-2f, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी सेंटर पे रखा है। तो क्या ये इसके बराबर आता है? अगर ऐसा आता है तो हाँ, हमने जो ये सेंटर पे अगर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो सेंटर पे ही इमेज बनेगी। तो ये कितना आता है, 1/2f प्लस 1/2f, तो इक्वल टू 1/f हो गया। तो मतलब बराबर आ गया। इसका मतलब सेंटर पे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो सेंटर पे ही इमेज बनेगी, ठीक है। और यही मिनिमम डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, क्योंकि पीछे ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को तो डिस्टेंस तो बढ़ेगा, और आगे ले जाएंगे तब भी डिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब मिनिमम डिस्टेंस तभी होगा जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे होगा और इमेज भी सेंटर पे बनेगी। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज मिनिमम when object is placed at center, then its image will be formed at अदर सेंटर, ठीक है, दूसरे सेंटर पे बन जाएगी इमेज। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि मिनिमम डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, मतलब ये गैप, ये लेंथ 60 सेंटीमीटर है। कौन सा, यहां से लेके यहां तक, दोनों सेंटर के बीच में
क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस तो तभी होगा ना जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा सेंटर पे और इमेज बनेगी सेंटर पे। तो इनके बीच में डिस्टेंस बोल दिया 60 सेंटीमीटर, क्योंकि यही मिनिमम है। तो फिर फोकल लेंथ कितनी होगी? अब देखो ये डिस्टेंस है कितना इन टर्म्स ऑफ एफ, हमें पता है कि ये 2f, सेंटर जो है वो लेंस से 2f है और ये वाला सेंटर भी लेंस से 2f है, तो 2f प्लस 2f 4f, तो 4f कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने कर लिया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 21 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द करंट थ्रू both the resistors R1 and R2 in the given figure if the diode is ideal। ये एक फिगर दे रखी है हमको, ये डायोड है और इसमें रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 R2 और एक बैटरी लगा रखी है 10 वोल्ट की। ठीक, अब पूछा है कि दोनों रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक है, कर लेते हैं। अब देखो ये आइडियल डायोड है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका रेजिस्टेंस 0 हो गया। अगर ये फॉरवर्ड बाइस में लगाते हैं, अगर देखो ये डायोड किस में लगा हुआ है? फॉरवर्ड बाइस में, क्योंकि जो इसका P है ये है और N इस साइड है, तो P लगा हुआ है पॉजिटिव के साथ बैटरी की और N लगा हुआ है नेगेटिव के साथ। तो इस केस में ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो गया। फॉरवर्ड बाइस में इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। इसका मतलब अगर इस वायर में कुछ करंट है I, तो वो यहां से I आगे जाएगा और सारा का सारा इधर चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस 0 है, तो इस वायर में कोई भी करंट नहीं जाएगा, तो यहां पे जो करंट होगा I1 वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो करंट इन R2 वो तो हम सीधा बोल सकते हैं, करंट इन R2 विल बी 0 बिकॉज all the current will pass through, कहां से? will pass through द डायोड। ठीक है, डायोड से पास करेगा। क्यों पास करेगा? एज द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज 0, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज 0। तो अगर 0 रेजिस्टेंस है तो सारा करंट इसमें से फ्लो कर जाएगा, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, और अब क्या बचा? ये तो फिर जब इसमें करंट ही नहीं है तो इसको सर्किट में हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास देखो इस सर्किट में बचा क्या? एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है और ये आइडियल डायोड और कुछ है ही नहीं। तो बैटरी के अंदर ऐसे बोल सकते हैं इसका रेजिस्टेंस 0 और फिर ये तो हट गया ना, ये पूरा रेजिस्टेंस आप हटा भी सकते हो सर्किट से। ठीक है, हटा दिया तो बचा क्या? एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो 0 है। तो V इक्वल टू IR से हम लगा लेंगे V इक्वल टू IR, ओम्स लॉ लगा लेंगे सीधा। तो I कितना आ जाएगा? इक्वल टू V कितना है 10 और R कितना है 50, तो ये आ गया हमारा 1/5 मतलब 0.2 एम्पेयर। 0.2 एम्पेयर आ गया करंट। तो करंट थ्रू करंट इन R1 इज 0.2 एम्पेयर, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 22 देखते हैं। इसमें बोल रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन द टॉर्क ऑन द डाइपोल इज, पहला पार्ट है मैक्सिमम, दूसरा पार्ट है हाफ ऑफ मैक्सिमम। मतलब यह हुआ कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया और पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी उस इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर टॉर्क उस पे मैक्सिमम लग रहा है। तो मैक्सिमम टॉर्क कहां लगता है? हमें पता है कि जो टॉर्क होता है वो होता है P क्रॉस E। P क्रॉस E है, ठीक है, मतलब PE साइन थीटा, कि जब एंगल होगा, मतलब जब देखो P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, जब साइन थीटा मैक्सिमम होगा तभी तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो टाउ मैक्सिमम के लिए टाउ मैक्सिमम एट थीटा इक्वल टू 90, क्योंकि साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए। साइन थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो साइन थीटा 1 होगा तो थीटा कितना होगा? 90, तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। तो टॉर्क मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी कितनी? मतलब थीटा मैक्सिमम हो जाएगी जो भी होगी, थीटा 90 पे टॉर्क मैक्सिमम होगा। अब वो पूछ रहा है कि इस मैक्सिमम, जब मैक्सिमम टॉर्क लग रहा होगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अब देखो यहां पे नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव, ऐसा ही तो होगा ना। ये P की डायरेक्शन है
और ये E की डायरेक्शन है। एंगल बिटवीन P एंड E इज 90। तो इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, U। पोटेंशियल एनर्जी U क्या होती है, माइनस पी डॉट ई, मतलब माइनस PE कॉस थीटा। अब थीटा तो हमें पता 90 है, ठीक है, पहला पार्ट कर लेते हैं। थीटा क्या है, थीटा 90 है, तो यहां पे 90 डालेंगे, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है ना, तो ये तो सीधा 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। अब तो फिर ये हो गया हमारा पहला पार्ट, तो हो गया कि जब टॉर्क मैक्सिमम लग रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, ठीक है, क्योंकि ये कॉस थीटा 0 हो जाएगा, थीटा 90 पे। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि जब टॉर्क लगेगा हाफ ऑफ मैक्सिमम, मतलब जब टॉर्क लगेगा, अच्छा मैक्सिमम टॉर्क भी निकाल लेते हैं। मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा, ये होगा PE, सिंपल PE होगा ना, ठीक है। अब ये टॉर्क लग रहा है दूसरे पार्ट में हाफ ऑफ मैक्सिमम, मतलब PE/2। अगर PE/2 टॉर्क लगेगा तो हमें पता है कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, PE sin थीटा। अब हमें पता चल जाएगा कि कितने थीटा पे ये हाफ ऑफ मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, तो PE तो यहां से कट गया, ठीक है। तो साइन थीटा कितना आ गया, हाफ, साइन थीटा हाफ आ गया ना, तो थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री आ गया। तो अब इसने बोला है कि ये यहां पे भी हमको क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगेन वही लगा लेते हैं, माइनस PE कॉस थीटा, माइनस PE कॉस थीटा। अब यहां पे थीटा रख देंगे 30, तो आ जाएगा माइनस PE कॉस 30, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस PE √3/2, ठीक है। ये आ गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने कर लिए दोनों पार्ट। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 23 देखते हैं। इसमें बोल रहा है शो दैट द डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास नंबर। वाई इज द डेंसिटी ऑफ एन एटम लेस देन द डेंसिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियस। मतलब ये बोल रहा है कि डेंसिटी, ये शो करना है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ये जो होता है मास नंबर से इंडिपेंडेंट होता है। तो न्यूक्लियस देखो, मान लो न्यूक्लियस ये है हमारे पास, इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, कितने भी हो सकते हैं, और प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक है। तो इसका मास नंबर A मान लेते हैं, ठीक है। मास नंबर क्या होता है, A इज मास नंबर। ये होता क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस मास नंबर A इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। ये जो भी होता है, मतलब इसको हमने ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, हमें डेंसिटी देखनी है। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी, न्यूक्लियस की डेंसिटी देखनी है ना, तो वो उसको रो ले लेते हैं। ये होता है मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है, AMU होता है ये, तो ठीक है कोई बात नहीं। रो इक्वल टू AMU मतलब एटॉमिक मास यूनिट होती है, उसकी वैल्यू होती है 1.67 10 की पावर -27 kg, ठीक है। कोई बात नहीं, हमें तो ये शो करना है कि A इस फॉर्मूले में नहीं आता, ठीक है। AMU हो गया मास ऑफ द न्यूक्लियस अपन वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या है, ये न्यूक्लियस की शेप क्या है, स्फेयर, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³, ठीक है। R इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस। अब हमें पता है एक फॉर्मूला कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस होता है R इक्वल टू R0 इंटू A की पावर 1/3, ठीक है। तो इसको हम इसमें डाल देंगे, ये पता होना चाहिए हमें फॉर्मूला, तभी कर पाएंगे। तो इस R को हम इसमें डाल देंगे, तो आ जाएगा हमारा AMU अपॉन 4/3 πr0 A की पावर 1/3 और इस पूरे का क्यूब। तो यहां देखो क्या आ जाएगा, डेंसिटी AMU अपॉन 4/3 πr0 क्यूब इंटू A की पावर 1/3 है, तो इसका क्यूब करेंगे तो A ही आ जाएगा। अब A और A कट जाएगा। तो हमने देखा कि इसमें देखो ये R0 भी कांस्टेंट ही होता है, ठीक है।
तो 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, आर नॉट कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट, तो डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट है। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बोल सकते हैं, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ, क्योंकि ए तो आ नहीं रहा ना, इसीलिए मास नंबर से इंडिपेंडेंट है वो, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। ठीक है, मास नंबर नहीं आता, तो हर न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी ही होती है, कांस्टेंट होती है। अब वो बोल रहा है कि व्हाई इज द डेंसिटी ऑफ एन एटम लेस देन द डेंसिटी ऑफ इट्स न्यूक्लियस। क्योंकि देखो यहां पे एक हमारे पास एटम है, उसके अंदर यहां पे न्यूक्लियस होता है। एटम के अंदर, एटम जो रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि जो एटम है वो मैक्सिमम खाली होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, लेकिन यहां पे ये मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस होता है। ठीक है, इसीलिए डेंसिटी ऑफ एटम कम हो जाती है न्यूक्लियस से, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो एम्प्टी स्पेस नहीं होता, एटम एम्प्टी स्पेस होता है। तो अगर हम ऐसा बोले कि डेंसिटी यहां पे लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ, ये न्यूक्लियस निकाल रहे थे ना हम, ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है। अब देख रहे हैं डेंसिटी ऑफ एटम, ये क्या हो जाती है, मास ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम। तो इस केस में ये होता है, एटम के लिए मास ऑफ एटम तो लगभग उतना ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो कुछ खास होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। अगर आप टोटल मास करोगे न्यूक्लियस का मास प्लस इलेक्ट्रॉन्स का मास, तो वो लगभग इतना ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास 10 की पावर -31 ऐसा आता है, और जो ये न्यूक्लियस का मास है ये इससे 1000 टाइम्स ज्यादा हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो टोटल मास ऑफ एटम है इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो मास ऑफ एटम तो लगभग मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर, लेकिन वॉल्यूम ऑफ एटम बहुत ज्यादा होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से, ये बहुत बड़ा होता है एटम एज कंपेयर टू न्यूक्लियस का वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। तो ये अगर बहुत बड़ा हो जाएगा तो डेंसिटी अपने आप ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एज द वॉल्यूम ऑफ एटम, एज वॉल्यूम ऑफ एटम इज वेरी हाई, इज वेरी हाई बोल देते हैं, चलो वॉल्यूम इज वेरी लार्ज बोल देते हैं। वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, हेंस डेंसिटी of atom is less than nucleus। ठीक है, सॉरी, डेंसिटी ऑफ एटम इज लेस देन न्यूक्लियस की डेंसिटी। यहां पे जगह नहीं है, इसलिए आप समझ जाओ कि डेंसिटी ऑफ एटम इज लेस देन डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस लिखना चाहता हूं मैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि बस इसमें यही बताना है कि वॉल्यूम ऑफ एटम बहुत ज्यादा है, मास ऑफ एटम और मास ऑफ न्यूक्लियस लगभग बराबर हैं, इसलिए न्यूमरेटर जो है वो तो कुछ खास, वो लगभग सेम ही है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ एटम बहुत ज्यादा है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस से, इसीलिए ये ज्यादा हो जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 24th देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम absorbs a photon of energy 12.09. Find the energy level to which electron will jump. What must be the minimum energy of photon to make a transition of electron in ground state of hydrogen atom? मतलब ये बोल रहा है कि ऐसा कुछ है, ये न्यूक्लियस है, ये हाइड्रोजन एटम का पहला लेवल, ठीक है, ये दूसरा लेवल ले लो, ये तीसरा ले लो, चौथा, ऐसे बहुत सारे लेवल ले सकते हैं, कुछ भी ले लो। ये हो जाएगी n की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, n1 1,
N2 हो गया 2, N3 हो गया 3 और N4 हो गया 4। अब बोल रहा है कि क्या है कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट लेवल पे हाइड्रोजन एटम के, और उसके ऊपर गिरता है एक फोटोन इसके ऊपर गिरा। तो फोटोन की एनर्जी दे रखी है, एनर्जी ऑफ फोटोन ये दे रखी है 12.09 eV। इतने का फोटोन गिरता है इसके ऊपर, तो इसकी तो एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ये कहीं ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो पूछा है कि कौन से लेवल पे चला जाएगा। अब देखो हमें पता है कि हर लेवल पे एनर्जी होती है, वो देख लेते हैं कि E1 कितनी होती है। E का फॉर्मूला होता है -13.6 Z², Z तो चलो 1 ही है, हाइड्रोजन के लिए ये होता है अपॉन N² EV, ठीक है। इतनी एनर्जी होती है लेवल पे, तो E1 फर्स्ट लेवल पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 रख देंगे, कितना आ जाएगा -13.6 EV, ठीक है। सेकेंड लेवल पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख देंगे, तो -13.6 अपॉन 4 आ जाएगा EV, तो ये कितना आ गया -3.4 EV। ऐसे ही थर्ड लेवल पे एनर्जी निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी -13.6 अपॉन, यहाँ पे n की जगह 9 रख देंगे, 9 आ जाएगा EV, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा -1.51 EV अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ऐसे ही E4, तो ज्यादा निकालते 4 निकाल लेते हैं, बहुत काफी है, ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो और निकाल लेंगे। -13.6 अपॉन 16 EV, ये आ जाएगा -0.85 EV, ठीक है, इतना आ गया। अब देखते हैं ये कि अगर ये फोटोन इस पे गिरता है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है। अगर सेकंड लेवल पे जाएगा तो इसके कितना एनर्जी का डिफरेंस है वो देख लेते हैं, ठीक है। एनर्जी का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, E2 - E1 कितना होगा, E2 - E1 निकाल लेते हैं। E2 - E1 देखो -3.4 EV माइनस ऑफ -13.6 EV, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10.2 EV, ठीक है। ऐसे ही अगर ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल से थर्ड लेवल पे जाता है तो फिर कितनी एनर्जी होगी, E3 - E2 कर लेते हैं, सॉरी E3 - E1 कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा -1.51 EV -13.6 EV, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.09 EV। अब देखो यही चीज है ना, ये 12.09, इसका मतलब ये हुआ कि जो फोटोन गिरा 12.09 का, उससे इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल से थर्ड लेवल पे पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा, मतलब ये सीधा पता चल रहा है कि E3 - E1 12.09 है। इसका मतलब E3 पे जाने, मतलब थर्ड लेवल पे जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी चाहिए, और इतनी एनर्जी फोटोन में है, तो फिर वो सीधा थर्ड लेवल पे पहुंच जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन विल जंप टू थर्ड एनर्जी लेवल, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है वो, व्हाट मस्ट बी द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन टू मेक अ ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। मतलब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, तो कितनी कम से कम एनर्जी चाहिए फोटोन की कम से कम कितनी एनर्जी होनी चाहिए ताकि उसका ट्रांजिशन हो जाए। मतलब कम से कम कितनी एनर्जी हो सकती है कि वो फर्स्ट से सेकंड पे चले जाए। तो फर्स्ट से सेकंड पे जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, E2 - E1, वो कितनी है 10.2। तो मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन required for transition is 10.2, इससे कम नहीं हो सकता। मतलब इतना कम से कम एनर्जी ऑफ फोटोन हमें चाहिए ताकि उसका ट्रांजिशन हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, 25th देखते हैं। इसमें बोल रहा है डिराइव एन एक्सप्रेशन for speed of light in vacuum in terms of permittivity epsilon naught and permeability mu naught. Why does the speed of light decrease in a medium? मतलब हमको स्पीड ऑफ लाइट का एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। अब देखो होता क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट
और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों कनेक्टेड है। कैसे कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और वहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पैदा हो जाती है। ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ा है। तो देखो ऐसा है कि अगर हम छोटा सा वॉल्यूम लें तो उसके अंदर जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी मतलब ऐसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी should be equal to magnetic energy density। दोनों की एनर्जी बराबर होती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी की, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो एनर्जी की डेंसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी होती है उसकी डेंसिटी दोनों की बराबर होती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। और इक्वल टू क्या होना चाहिए? हाफ म्यू नॉट, सॉरी मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। ठीक, हाफ हाफ कट गया तो ये कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। और एक फॉर्मूला हमको पता है कि E इक्वल टू सी, मतलब V ले लेते हैं, V इंटू बी, ये फॉर्मूला आता है, ये आता है लॉरेंज फोर्स से। ठीक है, वो बोलता है ना क्यू ई इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ऐसे आता है ना। तो ये सब परपेंडिकुलर होते हैं, साइन 90 हो जाता है। तो क्यू ई इक्वल टू क्यू वी बी आता है, तो क्यू कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू वी इंटू बी। ठीक है, क्योंकि जो लाइट चलती है वो एक डायरेक्शन में चलती है, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, तो सबके बीच में 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे E इक्वल टू वी बी आता है। इस डेरिवेशन में हमको ज्यादा घुसना नहीं है, हमको सिर्फ ये याद रखना है कि E इक्वल टू वी बी होता है। तो E की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट आ जाएगा। बी स्क्वायर तो कट गया, तो वी स्क्वायर आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। तो v की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन रूट एप्सिलॉन नॉट और इनटू म्यू नॉट। तो ये हमने निकाल दिया एक्सप्रेशन स्पीड ऑफ लाइट का। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। अब आगे क्या उसने पूछा है? ये बोल रहा है व्हाई डज द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज इन अ मीडियम। अगर किसी मीडियम के अंदर ये लाइट चलेगी तो होगा क्या कि इन अ मीडियम, ये एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर आ जाता है, ये हमने पढ़ा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है। ऐसे ही ये म्यू आर आ जाएगा उसके साथ, मतलब इन अ मीडियम स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है। v1 ले लेते हैं, vm ले लेते हैं मीडियम के अंदर, इक्वल टू 1 अपॉन, क्योंकि मीडियम के अंदर ये E नॉट के साथ एक ई आर भी आता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो या रिलेटिव परमिटिविटी बोल दो, तो उसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हमने पढ़ा है जब हमने डाइलेक्ट्रिक्स पढ़े हैं, या फोर्स बिटवीन चार्जेस इन अ मीडियम, उसमें भी एप्सिलॉन आर आता है। ठीक है, तो ये सब हमको पता होना चाहिए कि अगर मीडियम के अंदर होगा तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी आता है और म्यू नॉट के साथ म्यू आर भी आ जाता है। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू ज्यादा होती है म्यू आर एंड सॉरी एप्सिलॉन आर एंड म्यू आर दोनों 1 से बड़े होते हैं। 1 से बड़े हो जाएंगे तो वी एम अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है, हेंस वी एम डिक्रीजेज इन अ मीडियम, क्योंकि ये 1 से बड़े होते हैं दोनों, 1 से अपने आप ही बड़े हो जाएंगे तो वी एम कम हो जाए, डिक्रीजेज इन अ मीडियम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, और यहां हमने कर लिया सेकंड प्रैक्टिस पेपर का सेक्शन सी खत्म कर लिया। ठीक है।